हेलो दोस्तों, अब हम चार्ज के जो केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है उसके ऊपर बात करेंगे। ये लगभग एग्जाम में जो पेपर आएगा उसमें करीब 1.5 से 2 पन्ने का दिखेगा आपको सिनेरियो, और उसके बाद 4 या 5 क्वेश्चन आपको आएंगे। 2-2 मार्क के क्वेश्चन आमतौर पे रहते हैं। तो सबसे पहले मैं एक तरीका बताना चाहता हूँ आपको। जो भी इस टाइप के बड़े क्वेश्चन आते हैं ना, तो उसमें डायरेक्ट आप पहले क्वेश्चन मत पढ़िए। सबसे पहले ऑप्शन देख लो आप, जो क्वेश्चन अभी हम लोग बात करने वाले हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिना क्वेश्चन पढ़े ऑप्शन को देखकर, उस जो क्वेश्चन है उसको देखकर आपको बिना पढ़े ये मेहनत किए आपसे आंसर बन जाते हैं। चलो हम लोग ट्राई करेंगे, प्रैक्टिकली समझेंगे इस बात को। ये जो भी क्वेश्चन है अभी मैं इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा हूँ। अब इसके बेस पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। द कंपनी कैन क्रिएट अ चार्ज इन फेयर ऑफ लेंडर ऑन द एसेट विच आर। आपको ये बोला है कि क्या कोई कंपनी अपने कोई एसेट पे चार्ज क्रिएट कर सकता है। तो हम लोग को मालूम है सेक्शन 77 में लिखा है कि कोई भी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी, एसेट या अंडरटेकिंग पर चार्ज क्रिएट करती है, चाहे वो टेंजिबल हो, अदरवाइज हो, चाहे वो प्रॉपर्टी इंडिया में सिचुएटेड हो या आउटसाइड इंडिया हो, तो आपको उस चार्ज को आरओसी को रजिस्टर करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर। ये हमको लॉ मालूम है। अब एक बार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला क्या लिखा है, टेंजिबल एसेट एंड सिचुएटेड इन इंडिया ओनली, गलत है। सेकंड नंबर है इनटेंजिबल एसेट और इंडिया में सिचुएटेड है, गलत है। एसेट दैट आर टेंजिबल और अदरवाइज सिचुएटेड इन इंडिया और ब्रुसेल, बेल्जियम। अब क्या होगा, ये जो क्वेश्चन होगा ना उसमें ऐसा होगा कि कंपनी की प्रॉपर्टी ब्रुसेल में है, ब्रिटेन में, सॉरी बेल्जियम में। तो चाहे इंडिया में हो या आउटसाइड इंडिया हो, चाहे टेंजिबल हो अदरवाइज हो, कोई भी चार्ज आप क्रिएट करोगे तो आरओसी को तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है, सिचुएटेड इन इंडिया ओनली, जो कि गलत है। मतलब देखो, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा पर हमको इसके बेस पर भी इस क्वेश्चन को देखकर बन गया अपने से। मतलब मिनिमम हमारे 10 मिनट बचे हैं। चलो अभी एक और सेकंड क्वेश्चन है, क्या लिखा है देखो आप। Where the company failed to get the charge registered, whether Best Bank Limited, in whose favor charge was created, can move the application for creation of charge। तो आपको मालूम है सेक्शन 78 में क्या लिखा है कि अगर एक कंपनी 30 दिन में चार्ज को रजिस्टर नहीं करती तो जो चार्ज होल्डर है वो भी आरओसी को चार्ज को रजिस्टर कर सकता है। ये 78 में साफ साफ लिखा है। और अपने को समझ आ गया कि ये जो बेस्ट बैंक लिमिटेड दिया है ये पक्का कौन होगी, जिससे कंपनी ने लोन लेके रखा है। तो 2 ही क्वेश्चन है, दोनों। तो आंसर क्या हो गया इसका, यस। अब खोज लो भी आंसर यस क्या है। पहले मैं बोला नो, तो ये आंसर हो नहीं सकता, मत पढ़ो। इफ द कंपनी डू नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड इन फेयर ऑफ लेंडर, लेंडर सुओ मोटो कैन नॉट मूव द एप्लीकेशन, कैन नॉट वर्ड आ गया, गलत है ये भी। द बोरोअर कंपनी कैन हेल्ड लायबल टू पे पेनल्टी, छोड़ो। डी नंबर क्या लिखा है, यस। द लेंडर कंपनी कैन मूव द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन इट्स फेवर इफ द बोरोअर डू नॉट गेट द चार्ज रजिस्टर्ड विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम। द आंसर आ गया डी। तो ये एग्जाम्पल हो गया कि हम लोग को कभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ना है, सीधा ऑप्शन देखो आप। तो बिना क्वेश्चन पढ़े हमसे दोनों आंसर बन गए, कॉमन सेंस लगाए, लॉ पता है अपने को, उसके बेस पे बन गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 21। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्होंने एबीसी बैंक से लोन लिया और चार्ज को रजिस्टर किया 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 को चार्ज क्रिएट किया गया था, ओके। ऑन 1 अप्रैल 24 XYZ लिमिटेड पेड ऑफ द एंटायर लोन टू एबीसी लिमिटेड। मतलब 1 अप्रैल 2024 को ये चार्ज क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और जब भी सेटिस्फाइड होता है तो सेक्शन नंबर 82 एप्लीकेबल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू 82 ऑफ द कंपनीज एक्ट, XYZ लिमिटेड रिक्वायर्ड टू फाइल इंटीमेशन टू आरओसी रिगार्डिंग सेटिस्फेक्शन ऑफ चार्ज विद इन 30 डेज फ्रॉम द रेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, लॉ में लिखा हुआ है कि 30 दिन के अंदर आरओसी को बताइए। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर ड्यू टू ओवरसाइट कंपनी डिड नॉट सबमिट इंटीमेशन अंटिल 15 जुलाई 24। आपको बता रहे कि जो कंपनी है वो भूल गई, मतलब चार्ज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, आरओसी को इंटीमेट नहीं कर पाई। कब तक नहीं कर पाई, 15 जुलाई 2024 तक नहीं कर पाई, ओके। टू रेक्टिफाई दिस, अब इसको रेक्टिफाई करना है। कंपनी डिसाइडेड टू टेक एडवांटेज ऑफ एक्सटेंडेड पीरियड फ्रॉम इंटीमेशन प्रोवाइडेड अंडर द प्रोविजन टू सेक्शन 82(1) विच अलाउ एक्सटेंशन अप टू 300 डेज विद द पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। ठीक है, सेक्शन 82 बोलता है कि अगर आप 30 दिन में चार्ज को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, आप आरओसी के पास एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कीजिए, आरओसी आपको 270 दिन और दे देगा। तो 30 और 270 मिलके हो गए टोटल 300 दिन तक आप आरओसी के पास पावर है। और वैसे तो 87 आपको मालूम है आगे एक प्रोविजन है कि अगर 300 दिन भी सेटिस्फेक्शन को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाए तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आप अप्लाई करोगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको और टाइम दे सकता है। चलो ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द एडिशनल फीस फॉर लेट पेमेंट वॉज 5000, 5000 रुपये का फीस है एडिशनल फीस। द कंपनीज कंप्लायंस ऑफिसर नीड टू कैलकुलेट द
total fees to be paid for the delayed filing as per the given fact examined by how many days XY Limited was late। आपको ये क्वेश्चन में निकालना है कि कंपनी लेट कितना हो गई। तो देखो भाई 30 दिन तक का तो नॉर्मल टाइम है, तो यहां पे देखो चार्ज सेटिस्फाइड हुआ आपका 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल में 30 दिन एक बार ऐड कर लो। तो जब आप 30 दिन ऐड करोगे तो कैसे कैलकुलेशन होगा, अप्रैल 30 दिन का होता है, उसमें 1 अप्रैल छोड़ दो तो 29 दिन अप्रैल का और 1 मई, तो 1 मई को कितने दिन हो गए, 30 दिन। तो अगर आप 1 मई तक फाइल करते तब तो नॉर्मल फीस लगता, डिले नहीं होता, पर इन्होंने 15 जुलाई तक फाइल नहीं किया, तो कुल मिला के 16 तारीख तक फाइल किया होगा, ये मानेंगे अपन, 15 को तो फाइल ही नहीं किया। तो अब डिले कितना हुआ, तो 1 मई से लेकर आपको 16 जुलाई तक का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक बार हिसाब लगा लो, मई के हो गए हमारे 30 दिन, जून के हो गए 30 दिन और प्लस जुलाई के 16 दिन, तो टोटल कितने डेज हो गए, 76 डेज। तो जो डिले हुआ वो कितने दिन का हुआ, 76 डेज का हुआ। तो ये आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, 76 डेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये फिर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आपको मालूम है इसका तरीका क्या होगा। हम लोग पहले ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को लगेगा जरूरत पड़ेगी तो पढ़ेंगे। हाँ जी, अब ये एमसीक्यू आ गया, चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा है यहाँ पे, सीधा डायरेक्ट एमसीक्यू पढ़ते हैं। इन द गिवन केस सिनेरियो RCMTL, ये कंपनी का नाम होगा, इज डिजायरस ऑफ इंस्टॉलिंग अल्ट्रा मॉडर्न सीमेंट प्लांट, ये प्लांट बनाना चाहती है रुद्रपुर। वर्क्स इट कैन फाइनेंस 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज, बट द रिमेनिंग 50% cost can be financed only availing the loan from National Commercial Bank Limited with whom the banking since its incorporation। ठीक है, मतलब आप एक प्लांट सेटअप करना चाह रहे हो, ये प्लांट को सेटअप करने के लिए 50% वो खुद पैसा लगाना चाहता है, बाकी 50% वो लोन लेना चाहता है। ठीक है, विच काइंड ऑफ लोन इट्स बैंकर शैल ग्रांट फॉर द पार्ट फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ अल्ट्रा मॉडर्न सीमेंट प्लांट अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग सिचुएटेड इन रुद्रपुर एज वेल एज प्रपोज अल्ट्रा मॉडर्न सीमेंट प्लांट। देखो सर, ये बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जो कंपनी को लोन मिलता है, बैंक जो फाइनेंस करती है ना, वो दो टाइप का करता है। एक, जब आप फैक्ट्री को सेटअप करोगे तो आपको एक साथ बड़ी अमाउंट चाहिए, तो उसके लिए जो बैंक है वो आपको टर्म लोन देता है। फिर जब आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, फिर आपकी वर्किंग कैपिटल के लिए जो पैसा आपको मिलता है वो ओडी लिमिट या सीसी लिमिट या वर्किंग कैपिटल लोन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बोला है कि जो बैंक है वो कंपनी को कौन सा लोन देगा, 50% जो दे रहा है। पहला बोला ओडी, ये तो हो नहीं सकता अभी। टर्म लोन बिल्कुल सही है। टर्म लोन क्या होता है कि आपको एक साथ एक मुश्त अमाउंट दिया जाता है क्योंकि आपको प्लांट सेटअप करना है, उसके बाद आपको ओवर द पीरियड उसका रिपेमेंट करना पड़ता है हर साल, या जो भी उनका टर्म्स होगा उसके अनुसार। कैश क्रेडिट भी जब कंपनी चालू होगी उसके बाद होगा। हाइपोथिकेशन लोन होता नहीं है, तो आंसर इज टर्म लोन। हमने बिना क्वेश्चन पढ़े ये ऑप्शन को देखकर हमने डिसाइड कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर, विच काइंड ऑफ चार्ज शैल बी क्रिएटेड बाय द NCBL ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी टू बी सिक्योर्ड। इसको एक बार हमको पेंडिंग करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन को हमको पढ़ के ये देखना पड़ेगा कि ये जो कंपनी ने क्या सिक्योरिटी दी है, उसके हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो इसको मैंने एक बार पेंडिंग कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ROC नीड टू बी अप्रोच फॉर द रिसेशन ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन फेयर ऑफ NCBL कंसर्निंग द सिक्योरिटी ऑफर्ड बाय RCMTL। देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम लोग जो भी ROC के पास डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं वो कौन सा ROC होता है। इंडिया में तो हर स्टेट में ROC है मान के चलिए, तो जिस जगह जिस स्टेट में कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ का जो ROC है उनको आपको सारे डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे। तो चलिए एक बार ऑप्शन देखते हैं, कहीं कुछ अपने को हिंट मिल रहा है क्या कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है। पहला बोला ROC उत्तर प्रदेश उत्तराखंड एज द सिक्योरिटी आर लोकेटेड इन रुद्रपुर। ये बोला है कि जो प्रॉपर्टी है ना वो रुद्रपुर में, तो इसलिए यूपी के ROC में फाइल करो, गलत है। ROC दिल्ली हरियाणा सिंस RCMTL हैज़ रजिस्टर्ड ऑफिस एट कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। ये देखिए ये आंसर आ गया है आपको, क्वेश्चन में यहाँ पे दे दिया कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, दिल्ली में। तो हम जो चार्ज का रजिस्ट्रेशन करेंगे वो किसके पास करेंगे, ROC दिल्ली एंड हरियाणा। तो इसलिए आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 4, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर विद इन विच चार्ज मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव ROC। तो हमको मालूम है कि कब तक रजिस्टर करना पड़ता है, 30 दिन के अंदर, ये भी खत्म। चौथा नंबर, एडवाइज द कंपनी इन हाउ मेनी डेज चार्ज कैन बी परमिटेड टू बी रजिस्टर्ड अज्यूमिंग दैट चार्ज वाज क्रिएटेड आफ्टर 2/11 if due to some unintended mistake
RTML could not register the charge created with a fixed asset in favor of NCBL within the statutory period primary allowed. तो जो प्राइमरी अलाउड 30 दिन है उसमें नहीं कर पाए तो और कितना दिन मिलेगा, 30 दिन और मिलेगा। तो आंसर क्या आएगा, विद इन नेक्स्ट 30 डेज। अच्छा, अब यहां पर ना बेटा एक खास बात यह है, अगर आप देखोगे ना, चार्ज क्रिएटेड ऑन फिक्स एसेट वर्ड है, तो ये देखिए इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था अपना, उसमें ये वाला अपना पेंडिंग था। इसमें क्या लिखा था, विच काइंड ऑफ चार्ज क्रिएटेड। अब जो वो ऑप्शन में क्या क्या लिखा है कि कंपनी ने फिक्स एसेट पे चार्ज क्रिएट किया है, इसका मतलब आपको उस क्वेश्चन को पढ़ के इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मिल गया। फिक्स एसेट पे जो भी चार्ज क्रिएट होता है वो क्या कहलाता है, फिक्स चार्ज। हालांकि फिक्स चार्ज का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चार्ज जो कि किसी डेफिनेट और असर्टेन एसेट पे क्रिएट करोगे वो फिक्स चार्ज है, और कोई ऐसा कोई चार्ज जो चेंजिंग नेचर का है, जैसे स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, उस पर चार्ज क्रिएट करोगे तो फ्लोटिंग होगा। तो नेचुरली क्वेश्चन में क्या बोला, फिक्स एसेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करें, तो ये पक्का कौन सा चार्ज होगा, फिक्स चार्ज। मतलब ये भी अपना आंसर आ गया। तो देखिए हमने वो पूरा क्वेश्चन जो था ना उसको बिना पढ़े इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो बहुत टाइम बचता है, इस बात को ध्यान रखना। कोई कोई पॉइंट में आप अटकेंगे ना तो उसको पेंडिंग करना, और फिर जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो बस उस पॉइंट के एंगल से आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ताकि आपका क्वेश्चन का रीडिंग फास्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ये भी केस सिनेरियो है, तो हम लोग उसी अप्रोच से चलेंगे। सीधा मैं क्वेश्चन पे आता हूं। पहला पॉइंट, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग मॉर्गेजिंग ऑफ द फिक्स एसेट। फिक्स एसेट को मॉर्गेज करने के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, पढ़ते हैं। चार्ज आर रिक्वायर्ड टू बी क्रिएटेड व्हेनेवर अ कंपनी ऑब्टेन टर्म लोन और वर्किंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। कोई टर्म लोन या वर्किंग कैपिटल लोन लो, अगर आपने चार्ज क्रिएट किया तो उसको आरओसी को रजिस्टर करना पड़ेगा। लेकिन एक बार मैं चाहता हूं बाकी भी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सिंस इट इज मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज नो नीड ऑफ क्रिएशन ऑफ चार्ज। देखो भैया, जो चार्ज वर्ड है ना उसमें मॉर्गेज भी आता है, हाइपोथिकेशन भी आता है, प्लेज भी आता है, तो सब चीज मॉर्गेज है, तो ये गलत है। स्टेटमेंट बोलता है कि चार्ज रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा, गलत है, करना ही पड़ेगा। अगला पॉइंट, चार्ज इज टू बी क्रिएटेड ओनली व्हेन कंपनी ऑब्टेन टर्म लोन, गलत है। टर्म लोन है, वर्किंग कैपिटल लोन है, चार्ज कोई भी एसेट पे करोगे तो उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तीसरा नंबर, क्रिएशन ऑफ चार्ज और अदरवाइज डिपेंड अपॉन द आरओसी एंड कंपनी कैन मेंटेन ओन रिकॉर्ड फॉर रिपेमेंट ऑफ पर्पस, ये भी गलत है। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। चलो सेकंड नंबर, इन द गिवन केस सिनेरियो बाय विच डे क्रिएशन ऑफ चार्ज शुड बी फाइल्ड एट द फर्स्ट प्लेस। मतलब 30 दिन का टाइम है। अब ये हमको रुकना पड़ेगा, हमको एक बार देखना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है वो कंपनी ने कब क्रिएट किया था, वहां से 30 दिन अपने को निकालना है। ठीक है, इसको मैं पेंडिंग करता हूं। चलिए और क्या है भाई, हाँ इसके ऊपर 2 क्वेश्चन और है, इसको पढ़ते हैं। द कंपनी हैज क्रिएटेड फ्लोटिंग चार्ज फॉर द एसेट सो मॉर्गेज नेमली इक्विपमेंट लैंड बिल्डिंग टूल। Which of the following statement is correct with respect to the type of charge? टाइप ऑफ चार्ज के बारे में कौन सी बात सही है? पहला नंबर, फिक्स चार्ज हैज टू बी क्रिएटेड एज इट रिलेट टू स्पेसिफिक एसेट दैट इज इक्विपमेंट लैंड एंड मशीनरी। देखो फिक्स चार्ज क्या होती है, कोई डेफिनेट एसेट पे, तो ये पूरी एसेट डेफिनेट है, तो वो जो चार्ज होगा जो कि इक्विपमेंट के ऊपर, लैंड के ऊपर, टूल्स के ऊपर, तो ये चार्ज कौन सा कहलाता है, फिक्स चार्ज। तो ये जो ऑप्शन नंबर है वो बिल्कुल सही है। बाकी सब ऑप्शन गलत है, आप रीड करेंगे तो आप समझ जाओगे। अगला पॉइंट पढ़ते हैं। इन द गिवन केस कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज, देन कैन बैंक और एफआई फाइल द नेसेसरी चार्ज। तो देखो 78 का कॉन्सेप्ट है, अगर कंपनी चार्ज को रजिस्टर नहीं कर पाती तो जो लैंडर होते हैं या चार्ज होल्डर होते हैं वो, उनके पास भी पावर है कि वो चार्ज को रजिस्टर कर सकते हैं, उनके पास पावर है 78 में। तो एक बार ऑप्शन देख लो, इट इज द ड्यूटी ऑफ कंपनी टू क्रिएट चार्ज एंड गेट रजिस्टर्ड, नो अदर एंटिटी कैन डू सो, गलत है। अदर एंटिटी भी कर सकते हैं, चार्ज होल्डर कर सकते हैं। आगे बी नंबर, इन केस द कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज देन पर्सन इज ऑन हिज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड हैज टू मैंडेटरी गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। देखो भाई मैंडेटरी वाली कोई बात नहीं है, उसके पास ऑप्शन है, ऑप्शन सी पढ़ो। इफ द कंपनी फेल टू रजिस्टर द चार्ज विद इन प्रिस्क्राइब टाइम ऑफ 30 डेज देन पर्सन इज फेवर चार्ज इज क्रिएटेड कैन गेट द चार्ज रजिस्टर्ड। ये बिल्कुल सही है भाई, इसके पास ऑप्शन है, वो चाहे तो वो भी करा सकता है। तो इसलिए आंसर क्या गया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब बी और सी में, ये बी में क्या बोला, मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, आपके पास ऑप्शन है, लॉ ने आपको ऑप्शन दे दिया कि आप चाहो तो चार्ज को रजिस्टर्ड करवा लो। अब देखो हमारे टोटल 4 क्वेश्चन थे, उसमें 3 तो बन गए। अब एक जगह एक के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा, केस स्टडी। और यहां पर बस एक ही चीज देखो कि चार्ज कब क्रिएट हुआ,
तो ये मेरे को यहीं पे दिख रहा है, लोन एग्रीमेंट वाज साइंड एंड चार्ज वाज क्रिएटेड ऑन 14 मई 2021। 14 मई 2021 को ये हमारा चार्ज क्रिएट हुआ है और डॉक्यूमेंट क्रिएटिंग अ चार्ज वर फाइल्ड ऑन 24 जून। खैर इससे मतलब नहीं है। तो 14 मई से लेकर 30 दिन का टाइम है, तो यहाँ से आप 30 दिन काउंट करोगे, मतलब क्या हो गया, लगभग 1 महीना। तो 14 मई से लेकर 1 महीना मतलब 14 जून। तो देख लो 14 जून के आसपास, ओ हो, ये 14 जून भी आ रहा है, यहाँ पे 13 जून भी आ रहा है। तो अब चेक करेंगे कि कैसे कैलकुलेशन होगा। 14 मई को अगर आपने चार्ज को रजिस्टर किया तो 31 में से शुरू के 14 दिन माइनस कर लो, तो ये हो गए 17 दिन। मतलब मई में कितने दिन बचे आपके, 17 डेज। और 30 दिन को कैलकुलेट करना तो आपको जून का कितना दिन लेना पड़ेगा, 13। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, 13 जून। तो ये आंसर आएगा 13 जून, 14 जून नहीं आएगा। ठीक है, तो इसके साथ चार्ज के ऊपर अभी तक आईसीआई ने अपने एमटीपी आरटीपी पास एग्जाम क्वेश्चन में जो चार्ज से रिलेटेड जो केस सिनेरियो थे ये पूरा अपन ने कंप्लीट कर लिया। ओके, और अभी और भी बहुत सारे एमसीक्यू आने वाले हैं, तो इसको आप रिवीजन की तरह भी लीजिए। और एमसीक्यू के लिए बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, बस इतना करेंगे तो आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, थैंक यू।